भूल शिक्षा का संकट। बड़ा दिन की छुट्टियां थी और मधुपुर जाकर समय बिताने के लिए घर से एक के बाद एक कई तगादे आ रहे थे। मधुपुर में हमारा एक छोटा सा बंगला है जहां शीतकाल के समय प्राय घर का कोई न कोई सदस्य जाकर रहता ही है। इस बार मेरी बड़ी दीदी अपने बच्चों के साथ वहां डेरा जमाए हुए थी। मेरा छोटा भाई सुरेन, जिसे इस वर्ष बीए की परीक्षा देनी है, वहीं अपनी पढ़ाई और परिवार की देखरेख में लगा था। दीदी की नन्ही बिटिया मिनी, जिसे हम प्यार से मेनका रानी कहते हैं, उसने तो मुझे मर्मांतक धमकी दे डाली थी। उसने लिखा था, मजले मामा, अगर इस बार तुम नहीं आए तो समझ लेना मैं तुम्हारे सिर का एक भी सफेद बाल नहीं उखाड़ूंगी। जाओ। भला ऐसी मधुर घुड़की के बाद मैं कैसे रुक सकता था? आनन फानन में बोरिया बिस्तर समेटा और दोपहर के ठीक 3 बजे हावड़ा स्टेशन जा पहुंचा। उफ, उस दिन स्टेशन पर जो भीड़ थी वो देखने लायक थी। पर एक सुखद संयोग ये था कि वो भीड़ केवल भले मानसों की थी। अधिकांश नवयुवक थे, परिष्कृत वस्त्रों में लिपटे, इत्र की सुगंध से महकते हुए। सबके चेहरे खिले थे और हास परिहास की दीप्ति से चमक रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो कलकत्ता के तमाम विरही युवक एक साथ मंत्रणा करके इसी ट्रेन से अपने अपने ससुराल की यात्रा पर निकले हैं। ऐसे जनसमूह के बीच होना थकान नहीं, बल्कि स्फूर्तिदायक अनुभव था। ट्रेन ने अपनी गति पकड़ी। डिब्बे के भीतर युवाओं के ठहाकों और सिगरेट के धुएं ने मानो अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। बैंडल स्टेशन तक तो भीड़ बहुत रही, पर उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगी। पांडुआ स्टेशन आते ही एक भारी भरकम काया वाले भद्र पुरुष हमारे डिब्बे में प्रविष्ट हुए। उनके पहनावे ने मेरा ध्यान खींच लिया। सिर पर एक काला मफलर पगड़ी की तरह लिपटा था, आंखों पर चांदी के फ्रेम वाला पुराना चश्मा, शरीर पर पुराने जमाने का बेल बूटों वाला गंगाजली शाल और पैरों में खूलदार मोजों के ऊपर अंग्रेजी जूते। उनकी आयु 60 के आसपास रही होगी। उनके साथ सहायक और सामान की एक पूरी फौज थी। देखते ही देखते पूरा डिब्बा उनके सामान से भर गया। स्टेशन के नीचे से किसी ने आवाज दी, सब सामान चढ़ गया ना, एक बार गिन लीजिए। आदेश सुनते ही उन बाबू साहब ने ऊंचे स्वर में 1 2 3 करके गिनती शुरू की। तभी ट्रेन के चलने की घंटी भी बज उठी। 2 बार गिनती करने के बाद वे व्याकुल होकर बोले, अरे यहां तो केवल 6 ही हैं, क्या नहीं चढ़ा रे? देख देख। ट्रेन धीरे धीरे सरकने लगी थी। तभी बाबू साहब ने अचानक खिड़की से आधा शरीर बाहर निकाला और अपनी पूरी शक्ति से चीख पड़े, हांडी, ओरे हांडी, हांडी रह गई। एक व्यक्ति ट्रेन के साथ दौड़ता हुआ आया और उनके हाथों में वो मिट्टी की हांडी थमाने का प्रयास किया, पर हाय, बाबू साहब उसे पकड़ न सके। हांडी नीचे गिर गई। हम सबको उसके चकनाचूर होने की वो कड़क आवाज स्पष्ट सुनाई दी। बाबू साहब अब क्रोध से उन्मत्त हो उठे और धप से बेंच पर बैठ गए। डिब्बे में उपस्थित लोगों में मुझे ही थोड़ा समझदार और वरिष्ठ समझकर वे मुझसे मुखातिब हुए और बोले, देखा महाशय, आपने ये कान देखा? उस मूर्ख ने हांडी ही नीचे गिरा दी। मुझे उनकी इस व्यथा और शिकायत में बड़ा ही कौतूहल और आनंद मिला। मैंने बड़ी कठिनाई से अपनी हंसी दबाई और पूछा, बाबू साहब, उस हांडी में आखिर था क्या? महाशय, भोजन था। पूरी एक हांडी भर के पकवान थे, पूरे 2 रुपए का माल। सब प्लेटफॉर्म की धूल में मिलकर मिट्टी हो गया। ठाकुर जी के भोग में न लग सका। मैं घर से ही 100 बार कहता आ रहा था, अरे देखियो, खाने वाली हांडी मत भूलना, अरे देखियो, हांडी मत भूलना। पर हुआ वही, पूरी एक हांडी भोजन। महाशय, मैं बाजार का खाना बिल्कुल नहीं खाता, वो मुझे लेशमात्र भी सुहाता नहीं है। मैं जहां भी जाता हूं अपना भोजन साथ लेकर चलता हूं। मेरी बुआ जी आज सुबह 5 बजे ही उठकर पूरियां तलने बैठी थी। इतना कहकर वे अपनी उंगलियों पर गिनती करने लगे। पूरियां थी, कचौरियां थी,
आलू भाजा था, बैंगन भाजा था, मोहन भोग था और मोलाई के रसगुल्ले थे, पूरे आधा सेर। महाशय, क्या आपने कभी मोलाई के रसगुल्ले चखे हैं? उनके भाषण के आरंभ से ही सहयात्री युवक मुंह छिपाकर मुस्कुरा रहे थे, पर इस प्रश्न पर तो वे ठहाका मारकर हंस पड़े। मैंने अपनी गंभीरता बनाए रखी और बोला, जी, मुझे कुछ याद तो नहीं पड़ता। बाबू साहब बोले, तब तो आपने निश्चित ही नहीं खाए। अगर खाए होते तो याद रहता। वह भूलने वाली वस्तु नहीं है। हो सकता है, मैंने धीमे से कहा। क्या आपने मोलाई के गोलों का नाम भी नहीं सुना? नहीं, दरअसल इन विषयों पर मेरा ज्ञान थोड़ा सीमित है। कहां से आ रहे हो? कलकत्ता से। निवासी? जी, कलकत्ता ही। आह, तब तो तुम नितांत कलकतिया बाबू निकले। अच्छा, चलो तुम्हें मोलाई के उन गोलों की एक कहानी सुनाता हूं। रुको, पहले जरा एक चिलम तंबाकू सजा लूं। इतना कहकर वे तंबाकू की तैयारी में जुट गए। मैं बरसों से रेल की यात्रा कर रहा हूं, पर ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व से साक्षात्कार कभी नहीं हुआ था। हाय, अफसोस कि ऐसा कुशल वक्ता बंगाल की राजनीति में स्थान न पा सका। पर मैंने सोचा कि ये तो मेरे लिए बड़ा लाभ हो गया। मधुपुर की ट्रेन बड़ी बेवकत पहुंचती है जब नींद का प्रबल वेग होता है। कहीं सो गया तो स्टेशन छूटने का डर रहेगा। अब इन वाक्पटु महाशय के सान्निध्य में मैं जागा रहूंगा और निद्रा देवी मुझसे दूर ही रहेंगी। तंबाकू सजाते हुए उन वृद्ध ने पूछा, बाबू का नाम? महानंद चट्टोपाध्याय। मेरा नाम है श्री मदन गोपाल देव शर्मा मुखोपाध्याय। निवास मोल्लाई के निकट इलछोबा गांव, जिला बर्धमान। हम यज्ञेश्वर पंडित की संतान हैं। नैकश्य कुलीन ब्राह्मण। यज्ञेश्वर पंडित के 7 पुत्र थे। यज्ञेश्वर के सुत 7, शंकर जानकीनाथ। हम उन्हीं शंकर जानकीनाथ के वंशज हैं। ये संक्षिप्त परिचय केवल इसलिए था क्योंकि अब मदन गोपाल बाबू अपनी चिलम में खूंक मारने लगे थे। कुछ क्षण पूर्व उनके मुख पर जो करुण भाव था, जो शायद उन रसगुल्लों के शोक में था, वो अब अपने कुलगौरव की स्मृति से गर्व में परिवर्तित हो चुका था। मैं बड़े कौतूहल से उनकी ओर ताकता रहा। इसी बीच ट्रेन बर्धमान पहुंच गई। मेरी सिगार खत्म हो गई थी, इसलिए मैं नीचे उतरकर स्टेशन की दुकान पर सिगार खरीदने गया। जब तक ट्रेन की अंतिम घंटी नहीं बजी, मैं प्लेटफॉर्म पर टहलता रहा। ट्रेन चली तो देखा कि अन्य सभी यात्री उतर चुके थे। अब डिब्बे में केवल हम 2 ही शेष थे। मदन गोपाल बाबू ने मेरी ओर अपनी दृष्टि घुमाई और बोले, तो फिर सदानंद बाबू? मैंने सुधारते हुए कहा, जी, मेरा नाम महानंद है। ओहो, बिल्कुल बिल्कुल। तो महानंद बाबू, आपको कहां तक जाना है? मधुपुर तक। मैं तो काशी जा रहा हूं। तुम तो बस अभी पहुंच जाओगे, 2-3 घंटे की बात है। पर मुझे तो पूरी रात और पूरा कल का दिन इस डिब्बे में ही काटना है। इसीलिए तो कह रहा था कि इस लंबी यात्रा में क्या खाकर प्राणों को टिकाए रखूंगा। कल संध्या तक ही काशी पहुंच पाऊंगा। काशी में मेरी माता जी रहती है ना। आज 3 वर्ष हो गए उन्हें काशीवास करते हुए। वृद्ध हो गई हैं, 70 वर्ष पार कर चुकी हैं, पर आज भी नियम से भोर में उठकर दशाश्वमेध घाट पर स्नान करने जाती हैं। चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो या मूसलाधार वर्षा। सुना है पिछले भादों से उन्हें धीमा धीमा बुखार आ रहा है। सोचा जाकर देखाओ। यो तो वे अच्छे स्थान पर है। गुरुदेव के मंझले पुत्र वहां कॉलेज में प्रोफेसर हैं। उन्हीं के सपरिवार संरक्षण में माता जी को रखा है। गुरुपुत्र बड़े ही योग्य विद्वान हैं। न्याय शास्त्र में उनके बराबर का कोई काशी में शायद ही मिले। मेरी ही उम्र के हैं। हम बचपन में साथ ही खेले थे और बचपन से ही उनकी बुद्धि की तीक्ष्णता। मैंने बीच में ही टोका, बाबू साहब, क्या आप सिगार पिएंगे? सिगार? हां, कभी कभी पी लेता हूं। बचपन में जब कलकत्ता में अंग्रेजी पढ़ता था, तब खूब पीता था। तब तो तुम लोगों के ये आधुनिक ब्रांड आए भी नहीं थे। वैसे सिगार उत्तम है क्या? बुरा नहीं है, आजमा कर देखिए। मैंने अपना सिगार केस उनके सम्मुख कर दिया।
उन्होंने एक सिगार सुलगा लिया और मैंने भी एक जलाया। ट्रेन अब रानीगंज पार कर चुकी थी। दोनों ओर कोयले की खदानों का दृश्य था। कहीं कहीं कोयले के विशाल ढेरों में आग सुलग रही थी, जिसका प्रकाश रात के सन्नाटे को चीर रहा था। पास ही ईंटों से बनाए गए अस्थायी घरों में मजदूर बैठे थे। कहीं कहीं भोजन पकने की महक और धुएं की लकीरें दिख रही थी। अब मुझे भी तीव्र भूख का अनुभव होने लगा। सोचा कि यही सही समय है भोजन करने का। मेरे साथ घर से लाया हुआ एक टिफिन बास्केट था। मदन गोपाल बाबू के सामान को इधर उधर हटाकर मैंने बड़ी कठिनाई से उसे निकाला। मन में एक द्वंद्व उठा, मैं तो भोजन करूंगा, पर क्या अपने इस सहयात्री को भूखा रहने दूं? पर दुविधा यह थी कि क्या वे मेरा भोजन स्वीकार करेंगे, क्योंकि मेरा खानपान शायद उनके कट्टर हिंदू धर्म के नियमों के अनुकूल न हो। फिर भी मैंने सोचा कि पूछने में क्या बुराई है, खा लेंगे तो उत्तम, नहीं तो जैसी ईश्वर की इच्छा। मैंने बेंच पर टिफिन बास्केट खोलकर कहा, मदन बाबू, आपके पकवान तो प्लेटफॉर्म पर ही रह गए। मेरे पास घर का कुछ भोजन है, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो साथ मिलकर ग्रहण करें। मदन बाबू ने उत्सुकता भरी नजरों से मेरे बास्केट की ओर देखा और बोले, क्या क्या है तुम्हारे इस पिटारे में? मैंने अपनी अंगुलियों पर बिना गिने सहज भाव से उत्तर दिया, बाबू साहब, पिटारे में रोटियां हैं, उबले हुए अंडे हैं, 2-3 प्रकार का मांस, मीट और मक्खन वक्खन भी रखा है। मदन बाबू ने चौंक कर पूछा, हिंदू मांस है ना? कहीं किसी होटल का तो नहीं? मांस तो पूर्णतः हिंदू है। मेरे घर के रसोइये ब्राह्मण ने ही इसे पकाया है। हाँ, रोटियां जरूर होटल की है, वरना बाकी सब सामग्री विशुद्ध हिंदू पद्धति से तैयार की गई है। मदन बाबू ने संतोष जताते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं, होटल की रोटियों में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब मैं कलकत्ता में था और अंग्रेजी की शिक्षा ले रहा था, तब होटल की रोटियां खूब छक्कर खाई है। अरे भाई, उन दिनों तो हम छात्रों का समाज बड़ा ही उच्छृंखल और आजाद ख्याल हुआ करता था। ये कहकर वे पुराने दिनों की याद में खिलखिलाकर हंसने लगे। मैंने बिना समय व्यर्थ किए मांस और अन्य पकवान बाहर निकाले और प्लेटें सजा दी। फिर विनम्रता से पूछा, बाबू साहब, क्या आप छुरी कांटे का प्रयोग करेंगे? वे हाथ हिलाते हुए बोले, नहीं भाई, ये सब चोंचले हमसे न सधेंगे। लाओ, मैं तो हाथ से ही खा लेता हूं। भोजन करते करते मदन गोपाल बाबू ने हिंदू धर्म पर एक लंबा चौड़ा व्याख्यान आरंभ कर दिया। उनके तर्क का सार यह था कि शस्त्रों में कहीं यह नहीं लिखा कि मुसलमान के हाथ का नहीं खाना चाहिए। भला लिखा भी कैसे होता? जब हमारे महान शास्त्र रचे गए, तब तो मुसलमान इस संसार में जन्मे भी नहीं थे। ये सब लोकाचार तो तब शुरू हुआ जब उन्होंने हम पर आक्रमण और अत्याचार किए, और हमने उनके प्रति विद्वेष के कारण ऐसे नियम बना लिए। जब मांस समाप्त हो गया तो मैंने उनसे पूछा, बाबू साहब, रोटियां अभी और हैं, साथ में मक्खन है, जैम है और मार्मलेड भी है। आप क्या लेना पसंद करेंगे? मदन गोपाल बाबू ने नाम दोहराते हुए पूछा, मार्मलेड, लाओ भाई, जरा ये मार्मलेड भी चक्कर देखें। आज तक कभी इसका स्वाद नहीं लिया। मैंने उन्हें मार्मलेड परोस दिया। भोजन के पश्चात उन्होंने गिलास से जल लेकर खिड़की के बाहर हाथ मुंह धोए, फिर अपनी शाल को दोबारा सलीके से ओढ़ा और बेंच पर पैर सिकोड़कर आराम से बैठ गए। मैंने उन्हें एक और सिगार देना चाहा, पर उन्होंने मना कर दिया। बोले, नहीं भाई, अब तो तंबाकू सजाऊंगा। हुक्के और चिलम का मुकाबला कोई दूसरी चीज नहीं कर सकती। जब चिलम तैयार हो गई और धुएं के छल्ले बनने लगे, तब मैंने उन्हें याद दिलाया, क्यों मदन बाबू, आपने वह मौलाई के रसगुल्लों वाली कहानी अधूरी छोड़ दी थी। वे बोले, हाँ, मैं तो भूल ही रहा था। देखो भाई, ये हमारे समय की बात नहीं है, हमने तो बुजुर्गों से सुनी है। किस्सा यह है कि वर्धमान के महाराज ने एक बार मोलाई के रसगुल्ले खाए और वे उनके स्वाद के ऐसे दीवाने हुए कि तुरंत हुक्म जारी कर दिया।
मोलाई के मुख्य हलवाई को पकड़ कर लाओ। वो अब वर्धमान की रसोई में बैठकर ही ये रसगुल्ले बनाएगा। अब राजा की आज्ञा। बेचारा हलवाई अपनी कड़ाही और खुरचनी लेकर वर्धमान दरबार में हाजिर हुआ। उसने रसगुल्ले बनाए, पर हाय, वो स्वाद न आ पाया। राजा झुंझलाकर बोले, क्यों रे हलवाई के बच्चे, इसमें वो बात क्यों नहीं है? हलवाई ने हाथ जोड़कर विनती की। यहां मदन बाबू ने स्वयं हाथ जोड़कर दिखाया। महाराज, अभय दान दे तो कुछ कहूं। राजा ने कहा, बोलो, डरो मत। हलवाई बोला, अन्नदाता, आप मोलाई से मुझे तो उठा लाए, पर मोलाई की मिट्टी और मोलाई का पानी साथ न ला सके। इतना कहकर मदन बाबू इतनी जोर से हंसे कि उन्हें खांसी का दौरा पड़ गया। जब हंसी और खांसी का वेग थमा तो बोले, भाई, जब तक मोलाई के रसगुल्ले चखोगे नहीं, तब तक उसका मर्म नहीं समझ पाओगे। अच्छा रुको, मैं काशी से होकर लौटूं, फिर तुम्हें निमंत्रण भेजूंगा। किसी शनिवार या रविवार को हमारे गांव आ सकोगे? अवश्य, बड़ी प्रसन्नता होगी। तो ठीक रहा, मैं तुम्हें बुलावा भेजूंगा। स्टेशन पर बैलगाड़ी खड़ी मिलेगी जो तुम्हें गांव तक ले आएगी। पांडुआ से इलछोबा अधिक दूर नहीं है। तुम्हें मोलाई के रसगुल्ले भी खिलाऊंगा और अपने घर का देशी मार्मलेड भी। मैंने चकित होकर पूछा, क्या देशी मार्मलेड भी होता है? मुझे तो इसकी जानकारी नहीं थी। मदन गोपाल बाबू उपहास उड़ाते हुए बोले, अरे, तुम तो नितांत कलकतिया बाबू ही निकले। कलकत्ता की नहर के पार की दुनिया की कोई खबर ही नहीं रखते। शायद धान का पौधा भी नहीं देखा होगा। धान के पौधे में बड़े बड़े लाल फूल खिलते हैं और उसके तने को चीर कर बड़े बड़े तख्ते बनाए जाते हैं। इतना कहकर वे फिर हंसने और खांसने लगे। थोड़ा संभल कर बोले, अरे मार्मलेड यानी बेल का मुरब्बा भाई, कलकत्ता में भी तो खूब मिलता है। मैंने अपनी सिगार का एक लंबा कश खींचा और धीरे से कहा, बाबू साहब, क्षमा कीजिएगा, पर मार्मलेड का बेल से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। क्या? वे चौंके। जी, मार्मलेड और बेल का कोई रिश्ता नहीं है। क्यों भला? मार्मलेड का अर्थ बेल का मुरब्बा नहीं होता तो क्या होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अजीब बात है, तुम्हारे कहने से मान लूं। हमने बचपन में अपनी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा है कि मार्मलेड का अर्थ बेल का मुरब्बा ही है। मैंने मुस्कराते हुए कहा, बाबू साहब, आपके मास्टर साहब ने आपको भूल शिक्षा दी थी। वे झुंझलाकर बोले, तो अगर बेल का मुरब्बा नहीं है तो फिर किस चीज का मुरब्बा है? यदि आप इसे मुरब्बा ही कहना चाहते हैं तो ये संतरे का मुरब्बा है। ये सुनते ही मदन गोपाल बाबू मानो बिजली के झटके से उछल पड़े। उनके स्वर में एक अनजाना भय था। संतरे का मुरब्बा? क्या कह रहे हो? मैं चकित रह गया कि इसमें डरने वाली क्या बात है। मैंने कहा, जी हां, संतरे का ही होता है। अब संतरे का है, इसीलिए तो वो मीठे के साथ साथ थोड़ा कसैला और खट्टा होता है। यदि केवल संतरा होता तो शहद जैसा मीठा होता। मदन बाबू ने तर्क दिया, पर स्वाद में तो वो कड़वापन भी है। हमारे यहां के साधारण संतरों का नहीं होता बाबू साहब। स्पेन के सेविल प्रदेश में एक विशेष प्रकार का संतरा पाया जाता है जो देखने में ऐसा ही होता है पर स्वाद में कसैला होता है। उसी से असली मार्मलेड तैयार किया जाता है। मदन गोपाल बाबू के चेहरे पर अब भय के स्थान पर गहरी विरक्ति और चिढ़ सार झलकने लगी। उन्होंने बड़े रूखे स्वर में पूछा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है? जी, मुझे पूर्ण विश्वास है। मदन बाबू ने मेरा मजाक उड़ाते हुए मुंह बनाया और चिढ़ाकर बोले, पूर्ण विश्वास है। मैं दंग रह गया। मुझे तीव्र क्रोध भी आया। मैंने तल्खी से कहा, बाबू साहब, इस तरह मुंह बनाकर चिढ़ाना आज के समाज में भद्रता का लक्षण तो नहीं माना जाता। इतना कहकर मैंने खिड़की की ओर पीठ कर ली, बेंच पर पैर पसारे और छत पर टंगे लैंप की रोशनी को एकटक निहारने लगा। मदन गोपाल बाबू अब आपे से बाहर हो रहे थे। वे चिल्लाकर बोले, भद्रता की बात नहीं करो तो अच्छा है।
क्या तुम्हारी मुझसे कोई पुरानी शत्रुता थी? मैंने पिछले 20 वर्षों से संतरे को हाथ तक नहीं लगाया और तुमने आज मुझे छल से संतरा खिला दिया। मैंने पलटकर कहा, तो इसमें बुरा क्या है? संतरा कोई विषैली वस्तु तो नहीं है। तुम्हारे लिए वो अमृत हो सकता है, पर मेरे लिए विष से कम नहीं है। जब मैं संतरा खाता ही नहीं, तो तुमने मुझे क्यों खिलाया? मैंने विरक्त होकर कहा, बाबू साहब, क्या आपने मुझे पहले यह बताया था कि आप संतरा नहीं खाते? मदन गोपाल बाबू ने फिर वही चिढ़ाने वाली मुद्रा बनाई और मुंह चिढ़ाते हुए बोले, बाबू साहब, क्या आपने मुझे पहले बताया था? अरे, तुम्हें तो उसी समय कहना चाहिए था ना कि इसमें संतरा मिला हुआ है। उनकी इस उद्दंडता को देखकर मेरा खून खौलने लगा। मैंने कड़े शब्दों में कहा, आप भद्रता की सीमा लांघ रहे हैं। जाओ जाओ। तुम जैसे कलकत्ता के बाबू मैंने बहुत देखे हैं, सीमा लांघ रहे हैं। आए बड़े भद्रता सिखाने वाले। छुरी कांटे से मांस खाना जान लेने से ही कोई भद्र पुरुष नहीं बन जाता। एक सीधे सादे इंसान को जो चीज वह नहीं खाता उसे धोखे से खिला देना क्या तुम्हारी भद्रता है? मैंने भी कड़क कर जवाब दिया, आप भूख से बेहाल हो रहे थे, मैंने अपने हिस्से का भोजन आपको दिया और ये उसका प्रतिफल है? भूख से मर रहा था। क्या मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाया था? क्या मैं तुम्हारे पैरों में रोया था भोजन के लिए? मैंने बात समाप्त करने के इरादे से कहा, जो जी में आए कहिए। इतना कहकर मैंने कंबल ओढ़ लिया और बेंच पर मुंह ढांपकर लेट गया। बाबू साहब का व्याख्यान अभी भी थमा नहीं था। वे निरंतर कुछ न कुछ बुदबुदा रहे थे। धीरे धीरे उनकी आवाज धीमी होने लगी। पांडुआ स्टेशन पर खोई हुई उस भोजन की हांडी का दुख एक बार फिर उनके भीतर उमड़ आया था। वे कहने लगे, अगर वो हांडी आज साथ होती तो ये विपत्ति ही ना आती, ये सर्वनाश ना होता, इत्यादि। मैंने मन ही मन सोचा कि ये व्यक्ति निश्चित रूप से पागल है। बहुत देर तक बोलने के बाद शायद वे थक गए। चिलम सुलगाने की आवाज से मुझे पता चला कि वे फिर से धूम्रपान करने लगे हैं। मैं कंबल के भीतर अपनी आंखें मूंदे नींद आने की प्रतीक्षा करता रहा, पर नींद कोसों दूर थी। गाड़ी अपनी रफ्तार से चलती रही और अंततः आसनसोल स्टेशन पर आकर रुकी। मदन बाबू ने खिड़की से गर्दन बाहर निकाली और पुकारा, ओ चपरासी, ओ चपरासी। पास से गुजरते हुए किसी रेल कर्मचारी ने जवाब दिया। मदन बाबू ने पूछा, भाई क्या समय हुआ है? उसने बताया, 11:30 बज रहे हैं। मधुपुर गाड़ी कब तक पहुंचेगी? 12 बजे। मुझे लगा कि बाबू साहब मेरे ऊपर इतने कुपित हैं कि वे बस मेरे उतरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें लग रहा होगा कि कब ये पाप मेरे सामने से हटे और मैं चैन की सांस लूं। ट्रेन फिर चल पड़ी। कुछ देर बाद मुझे अपने कंबल के ऊपर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। सदानंद बाबू, ओ सदानंद बाबू, उठो भाई। मेरा नाम सदानंद नहीं था, इसलिए मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भैया उठो, देखो मधुपुर आने वाला है, जागो। मैंने अपने चेहरे से कंबल हटाया। भैया, क्या तुम मुझसे रुष्ट हो? मैं उठकर बैठ गया और शांत स्वर में बोला, बाबू साहब, क्या गुस्सा करने का एकाधिकार केवल आपके ही पास है? मदन बाबू ने बड़ी कोमलता से मेरी पीठ थपथपाई और भरे हुए स्वर में बोले, नहीं नहीं, गुस्सा मत करो। मैं बूढ़ा आदमी हूं। अगर गुस्से में 2 बातें कह भी दी तो क्या उससे बुरा मानना चाहिए? अचानक मिजाज गर्म हो गया था और उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे सारी गलती तुम्हारी ही है। मुझे क्षमा कर दो भाई। मैंने सोचा, मनुष्य का चरित्र भी कितना विचित्र है। अभी भी वे कह रहे हैं कि मुझे लगा सारी गलती तुम्हारी है, यानी मन के किसी कोने में अब भी ये विश्वास जमा है कि पूरी नहीं तो थोड़ी बहुत गलती तो मेरी थी। परंतु वृद्ध का स्वर इतना करुण और आत्मीय था कि मेरा सारा क्रोध क्षण भर में काफू हो गया। मैंने एक क्षमाशील मुस्कान बिखेरी। मदन बाबू ने धीमे से कहा, मैं संतरा क्यों नहीं खाता? अगर मैं तुम्हें इसकी असल वजह बता दूं तो शायद तुम मेरा दुख समझ सको। मदन बाबू की आंखों में एक गहरी उदासी छा गई थी।
उन्होंने थोड़ा गला साफ किया और बिल्कुल धीमी आवाज में पूछा, सुनोगे? उन्होंने अपनी गाथा आरंभ की। ये आज से 20 साल पुरानी बात है, जब मेरे हाथों एक मनुष्य की हत्या हो गई थी। मैं सिहर उठा। मेरे मुख से अनायास ही निकला, मनुष्य की हत्या? ये आप क्या कह रहे हैं बाबू साहब? मदन गोपाल बाबू के चेहरे पर ग्लानि की एक गहरी छाया उतर आई। उन्होंने बोझिल स्वर में कहा, हत्या ही तो थी भाई। उसे हत्या के अतिरिक्त और कुछ कहना सत्य को झुठलाना होगा। सुनो, ये आज से ठीक 20 वर्ष पहले की बात है। मेरी बड़ी बेटी का विवाह तय हुआ था। माघ की 2 तारीख को लगन थी, इसलिए पौष के अंत में मैं विवाह की खरीदारी करने कलकत्ता गया था। वहां रहने के लिए मैं एक मेस यानी छात्रावास में रुका, जहां कॉलेज के लड़के रहा करते थे। छात्रावास खचाखच भरा था, कहीं कोई कोना रिक्त नहीं था। केवल एक कमरा ऐसा था जहां स्थान मिल सकता था, क्योंकि उस कमरे में एक बीमार लड़का पड़ा था। उसके साथ उसका साला भी वही रहता था। मदन बाबू ने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखों के सामने तैरते उस दृश्य को जैसे फिर से जीने लगे। उस बीमार युवक का नाम था केदार और उसके साले का नाम था प्रबोध। केदार की आयु मुश्किल से 20-22 वर्ष रही होगी। प्रबोध उससे 2-3 साल छोटा था। प्रबोध ने अपने जीजा की सेवा में दिन रात एक कर दिया था। कॉलेज जाना छोड़ दिया था। वो हर घंटे नियम से दवा पिलाता, बुखार नापता, कभी सिर सहलाता तो कभी पैर दबाता। रात रात भर वह 2-3 बार उठकर केदार की सुध लेता। कई दिनों तक उस लड़के की कठिन परिचर्या और भागदौड़ के बाद एक दिन केदार की स्थिति में सुधार हुआ। उसका ज्वर काफी कम हो गया था और वो कुछ कुछ स्वस्थ दिखने लगा था। बूढ़े मदन बाबू की आवाज अब और भी धीमी और भारी हो गई थी। उसी दिन शाम को मुझे अपने गांव वापस लौटना था। सुबह सुबह मैं बाजार गया और अपनी बेटी के लिए अच्छे किस्म के पूरे 100 संतरे खरीद लाया। कमरे में आकर मैंने प्रबोध से संकोचवश पूछा, बेटा, केदार बीमार है, क्या इन संतरों को यहां कमरे में रखना उचित होगा? प्रबोध ने सहज भाव से मुस्कुराकर कहा, अरे चाचा, आप भी पागल हुए हैं। इसकी कोई चिंता मत कीजिए, आप इन्हें बेझिझक यहां रख दीजिए। मैंने संतरे वहीं एक कोने में रख दिए और बाकी खरीदारी के लिए फिर से बाजार निकल गया। उधर प्रबोध ने भी देखा कि उसके जीजा की तबीयत अब ठीक है, तो वो कई दिनों बाद कॉलेज चला गया। मदन बाबू की आंखें डबडबा आई। शाम को जब मैं वापस छात्रावास पहुंचा तो देखा कि सर्वनाश हो गया है। कमरे में केदार अकेला था और बीमारी के बाद की वो अदम्य भूख और संतरों का लालच वह बेचारा संवरण न कर सका। मेरी अनुपस्थिति में उसने एक एक करके पूरे 17 संतरे खा डाले थे। परिणाम यह हुआ कि उसका ज्वर फिर से बढ़ गया और वह गंभीर प्रलाप, डिलीरियम की स्थिति में पहुंच गया। मेरा घर जाना तो छूट ही गया। मैं उस अभागे रोगी की सेवा में जुट गया। अपनी बेटी के विवाह के लिए रखे रुपयों को पानी की तरह बहाया। कलकत्ता के बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया। उस महानगरी में जो भी श्रेष्ठ चिकित्सा संभव थी, उसमें मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। 3 दिन और 3 रात बिना कुछ खाए, बिना पलक झपकाए मैं उसकी तीमारदारी करता रहा। पर हाय, मैं उसे यमराज के पाश से नहीं बचा सका। इतना कहकर वृद्ध मदन गोपाल बाबू मौन हो गए। मैं मंत्रमुग्ध सा बैठा इस मर्मांतक शोक कथा को सुन रहा था। बाहर घना अंधकार था और ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से रात को चीरती हुई भागी जा रही थी। डिब्बे की छत पर लगे लैंप का प्रकाश अब और भी धुंधला और उदास हो गया था, मानो वह भी इस कथा की पीड़ा में सम्मिलित हो। गहरी रात के सन्नाटे में उस डिब्बे के भीतर हम केवल 2 ही प्राणी थे। मैंने एक ठंडी आह भरी और सांत्वना देते हुए कहा, बाबू साहब, इसमें भला आपका क्या अपराध? आपने ये सब जानबूझकर तो किया नहीं था, विशेष रूप से तब जब उसके साले प्रबोध ने स्वयं आपको अनुमति दी थी। मदन बाबू ने तड़प कर कहा, प्रबोध तो बच्चा था, पर मैं तो उसकी उम्र का दुगुना था। उसने भूल की, पर मुझे वैसी भूल करने का क्या अधिकार था?
समाज में अनुभव किस दिन काम आता है? मैंने तर्क दिया, घटना अत्यंत शोचनीय है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर फिर भी आपने स्वयं को इसके लिए जितना उत्तरदायी मान लिया है, वो अनुचित है। पाप की माप उसके परिणाम से नहीं, बल्कि उस कार्य के पीछे छिपी मंशा से होती है। आपकी मंशा तो परोपकार की थी। मदन गोपाल बाबू ने अत्यंत क्षीण और टूटे हुए स्वर में कहा, ये तर्क सुनने में भले लगते हैं बेटा, पर मन नहीं मानता। मेरी आत्मा आज भी यही कहती है कि केदार की मृत्यु का कारण मैं ही हूं। काश तुम उस दिन प्रबोध का विलाप देख पाते। उसने रोते हुए बताया था कि वे 5 भाई थे और उनकी केवल एक ही बहन थी। उन सबकी प्राण प्रिय इकलौती बहन, जिसकी आयु उस समय मात्र 13 वर्ष थी। मेरे कारण उस नन्ही बालिका का सुहाग उजड़ गया, उसका सर्वनाश हो गया। मेरी अपनी बेटी भी तब 13 वर्ष की ही थी। गांव जाकर मैंने अपनी बेटी का विवाह तो कर दिया, पर आज 20 साल बीत जाने के बाद भी मैं अपनी बेटी के चेहरे को जी भरकर देख नहीं पाता। जब भी उसे देखता हूं, मुझे उस अभागी विधवा बालिका की याद आ जाती है जिसे मैंने कभी देखा तक नहीं, पर जिसका संसार उजाड़ने का अपराधी मैं हूं। ट्रेन की गति अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। मधुपुर स्टेशन समीप था। उस वृद्ध के हृदय में जलती पश्चाताप की उस अग्नि को शांत करने के लिए मेरे पास कोई शब्द शेष नहीं थे। मैंने बस इतना ही कहा, मदन गोपाल बाबू, आप व्यर्थ ही स्वयं को दोषी ठहरा रहे हैं। जन्म और मृत्यु तो ईश्वर के अधीन है, मनुष्य की सामर्थ्य से परे हैं। क्या आप हमारे शास्त्रों के इस शाश्वत सत्य पर विश्वास नहीं करते? मदन गोपाल बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी, जो उनके सफेद दाढ़ी में समाती जा रही थी। ट्रेन रुक गई। नींद से बोझिल आवाज में एक रेल कर्मचारी पुकारने लगा, मधुपुर, मधुपुर। मैंने भारी मन से मदन गोपाल बाबू को ससम्मान प्रणाम किया और अपने सामान के साथ नीचे उतर गया। प्लेटफॉर्म की ठंडी हवा में भी मुझे उस वृद्ध के पश्चाताप की आंच महसूस हो रही थी। समाप्त।